हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कैरियर प्रीव्यू सीटों में। कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई 2023 बोर्ड की अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो अब हम चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 4 स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपको बता देते हैं। अब टाइम कम है तो अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे। इसको जो समस्या होगी वो कमेंट बॉक्स में कमेंट में ज़रूर पूछेगा। और हर टाइप के हम 1-2 सवाल 3 सवाल जरूर करवाएंगे। उसके बाद अंतिम में जब एग्ज़ाम डेट आएगा तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाएंगे जो बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है। तो देखिए, मैथ जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगा। तो मैथ्स प्रैक्टिस से आएगा। मैथ्स सीखने का एक ही तरीका है, PPP, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब जितनी बार क्वेश्चंस को हल करेंगे उतने अच्छे से आपको आएगा। ठीक है। तो जो क्वेश्चंस हम करवाते हैं उसको अपने आप से ज़रूर 1 से 2 बार जरूर करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण पढ़ने से पहले हम पता करते हैं कि बहुपद क्या है। बहुपद मतलब ऐसा बीजीय व्यंजक x² + y² + 3xy + 5। ये बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक मतलब जिसमें x हो, y हो, चर हो, चर मतलब x y चर हो, और 3, 5 अचर हो। उन सब का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक। और ऐसे बीजीय व्यंजक जिसके चर के ऊपर घात जो है पूर्ण संख्या हो, 2, 2, 1, 1, इसके ऊपर घात क्या है? 1, y की घात क्या है? 1। जितने भी चर है उसकी घात अगर पूर्ण संख्या है तो उसको क्या बोलेंगे? बहुपद। ठीक है। अच्छा, जैसे ये बहुपद 2 चर वाले हैं, हमने केवल अभी तक एक ही चर वाला बहुपद पढ़ा है। जैसे px = x² + 3x - 5। ये 2 चर वाला, एक चर वाला द्विघात बहुपद है जिसकी घात 2 है। ठीक है। तो ये बहुपद है। ठीक है। अब कोई भी बहुपद जैसे 2x + 5, ये रैखिक बहुपद हुआ ना, x की घात 1 है। अगर इसको बराबर 0 कर दें तो किसी भी बहुपद के बराबर 0 कर दें, क्या होता है? रैखिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण। उसी तरह से द्विघात समीकरण का मतलब द्विघात बहुपद x² + 5x + 7 द्विघात बहुपद बराबर 0 कर दें, क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण। ठीक है। यानी ऐसे समीकरण बहुपद के बराबर 0 कर दें इसकी बड़ी से बड़ी घात क्या होनी चाहिए? 2। जैसे कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3x² + 7x - 9 = 0। और कह सकते हैं 2/3 x² - √5/3 बराबर 0। ये भी एक द्विघात समीकरण हुआ। क्यों? क्योंकि x की बड़ी बड़ी घात 2 है और इसका गुणांक 2/3 एक वास्तविक संख्या है और ये भी वास्तविक संख्या है। यानी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या कहते हैं? ax² + bx + c बराबर 0, जहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए। ये द्विघात समीकरण का क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। व्यापक को ही दूसरा नाम बोलते हैं मानक रूप। ठीक है। और a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो 0 × x² हट जाएगा, b × x। तो ये रैखिक समीकरण बन गया ना। बात समझ में आई है? ठीक है। तो अब हमको क्या चाहिए? तो ये आपका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हुआ। यानी ऐसे समीकरण जिसकी बड़ी से बड़ी घात 2 है उसे क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। और अगर केवल ax + b बराबर 0 लिखा है तो इसको क्या लेंगे? रैखिक समीकरण। और उसमें a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये सब आप पढ़े होंगे। अब हम सवाल पे आते हैं। उदाहरण संख्या 1। तो आपको इतने पूरे डिस्कशन का एक ही मेन चीज है कि द्विघात समीकरण का व्यापक या मानक रूप क्या कहलाता है? ax² + bx + c बराबर 0, जहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए। साथ में a, b, c क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या होना चाहिए। वास्तविक संख्याएं। ठीक है। यानी जो ये a, b, c है ये वास्तविक संख्या होनी चाहिए। मतलब √2 हो सकता है, 5 हो सकता है, -3 हो सकता है, √5/3 हो सकता है। ये सभी संख्याएं। ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई? ओके। अब आते हैं उदाहरण संख्या 1 में। उदाहरण संख्या 1 में क्या कह रहा है?
निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो गणितीय रूप में व्यक्त करना मतलब अलजेब्रा हमको इस्तेमाल करना है, मतलब एक्स वाई से रिलेटेड करना है ना। जो कंडीशन दिया रहेगा उसमें हमको एक्स वाई से करना है, यानी उनको हम एक्स वाई के पदों में लिखना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो पहले सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। उदाहरण संख्या 1 देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट करते रहिए ताकि हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं उदाहरण नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में। उदाहरण नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जान और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो मान लेते हैं, माना जॉन के पास x कंचे थे। ठीक है, माना जॉन के पास x कंचे थे और जीवंती के पास y कंचे थे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो प्रश्नानुसार क्या होगा, x धन y बराबर 45। तो इसमें y का मान हम रख देंगे 45, y को निकालेंगे क्या आएगी सर, x करेंगे 45 माइनस x, इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो अब दोनों 5-5 कंचे खो देने के बाद उनके गुणनफल बराबर 124 दिया हो। 124 दिया हो, इसका मतलब अगर 5 कंचे x खोएगा तो x माइनस x में 5 घट जाएगा ना, गुणे 45 माइनस x माइनस 5 बराबर 124। ठीक है, यानी x माइनस 5, x में से 5 घट जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा और 45 में x 45 माइनस x था और उसमें 5 और घटा देंगे तो वो बराबर 124 हो गया। अब आगे क्या हो जाएगा, अर्थात x माइनस 5 गुणे 45 में 5 गया 40 ऋण x बराबर 124। अर्थात अब x का गुणा 40 में, x का गुणा x में, 5 गुणा 40 में, 5 गुणा x में, तो x गुणा 40 करेंगे क्या आएगा 40x, x गुणा x में माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 गुणा 40 माइनस 200 और माइनस 5 इंटू माइनस एक्स यानी प्लस 5x बराबर 124। ठीक है, अब क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x, माइनस स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 40x, 40 5 45 लिख सकते हैं इसको, 40 5 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200, इधर आएगा माइनस 200 माइनस 124 प्लस 124 बराबर 0। अर्थात माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस दोनों जोड़ देंगे 324 बराबर 0। अब माइनस गुणा करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस
324 बराबर 0। तो अब ये आपका यही गणितीय रूप हुआ। अब इसको हल करेंगे, आगे हम आपको हल करवाना सिखाएंगे, लेकिन पहले यहीं देख लेते हैं इसका हल कैसे करना, कैसे सीखते हैं। इसका हल करने का, द्विघात समीकरण हल करने का 3 मेथड होता है। पहला मध्य पद को विभक्त करके, दूसरा पूर्ण वर्ग बनाकर, तीसरा सीधाराचार्य सूत्र। तो हम सीखते हैं मध्य पद को विभक्त करके। इसका गुणांक 1 है और 324 है। 324 को इस तरह से देखना है कि गुणा करने पर 324 आए और जोड़ने पर -45 आए। ठीक है, हाँ, तो इसको हम x² -45x + 324 बराबर 0। तो इसमें हमको क्या करना है, दो संख्याओं ऐसा चूज करना है जिसका जोड़ -45 हो और गुणा 324 हो। तो 324 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या आएगा, 2 से काटते हैं, 2 16, 2 दूना 2 8 16, 2 1 9, 3 27, 3 9, 3 त्रिका, 3 1 9। ठीक है, हमको दो ऐसा संख्या देखना है जिसका गुणा करने पर -45, मतलब दो संख्या ऐसा देखना है जिसका जोड़ -45 हो। तो 2 दूनी 4, 3 12 और 3 त्रिका 9, त्रिक 27, 2 दूनी 4, 3 12 और 3 त्रिका 27, -27। इसको गुणा करने पर 324 तो आएगा, लेकिन क्या जोड़ करने पर -45 आएगा, नहीं। तो ऐसा आपको पेयर बनाना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 9 36 और 3 त्रिका 9, ये देखिए -36, -9, यानी -36 -9 बन गया। -36 -9 -45 आएगा और 324 गुणा करने पर -36 -9 को गुणा करेंगे तो 324 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यानी नंबर क्या मिला हमको, -36 और -9। तो क्या करेंगे इसको हल करने के लिए, x² -36x -9x + 324 बराबर 0। अर्थात x कॉमन लेंगे, x यहाँ पे बचेगा ना, और -36 और प्लस x -36, x -36 क्या लिखेगा, -9, -9x, -9 × -36 + 324 बराबर 0। तो इसका मतलब x -9 × x -36 बराबर 0। तो इसका मतलब x -9 बराबर 0 या x -36 बराबर 0। इसका मतलब x 9 उधर जाएगा, x बराबर 9 या x बराबर 36। यानी अगर जॉन के पास 9 कंचे थे तो जयवंती के पास कितना रहा होगा, 36। और अगर जॉन के पास 36 रहा होगा तो जयवंती के पास 9 रहा होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसको किसी प्रकार कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स कमेंट करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल पूछता है, सवाल इस तरह बोलेगा कि इस समीकरण को बनाइए, गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए और इसको हल करिए। तो ये लॉन्ग में आएगा, 4 या 5 नंबर का। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पर, अगले टाइप के सवाल पे। उदाहरण संख्या 2 में देखते हैं। उसमें आपको देगा, कोई समीकरण दे देगा, दोनों तरफ क्यूबिक में दे देगा, घन में, फिर इसको हल करवाने के लिए पूछेगा कि जांच कीजिए कि रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो उसको हल करने के लिए, हल करने के बाद देखेंगे द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, उदाहरण 2। उदाहरण दो में क्या है, कोई एक हम देख लेते हैं, दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा, जांच कीजिए निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। x × x + 1 + 8 बराबर x + 2 गुणे x - 2। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे, क्या आएगा,
एक्स गुणे एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स गुणे 1x प्लस 8 बराबर, अब ये फॉर्मूला है ना a प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए a प्लस बी माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एक्स एक जगह एक्स है, एक्स स्क्वायर एक जगह एक्स है और बी की जगह 2 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यानी अब ये एक्स स्क्वायर अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 8 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर से कट गया तो क्या आ गया एक्स, इसको इधर ले आएंगे तो इधर ले आएंगे प्लस 8 4 12 और बराबर 0। अब इसकी एक्स से बड़ी सी बड़ी घात क्या हुई 1, तो ये रैखिक समीकरण बन गया। अतः क्या कह देंगे, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 का नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आपको समीकरण को हल करेंगे, फिर देखेंगे कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण इस रूप में होना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के रूप का होना चाहिए, है ना, मतलब इसकी बड़ी से बड़ी घात क्या होनी चाहिए 2। आते हैं अगले सवाल पर, फोर्थ पार्ट देखते हैं, इसी उदाहरण का फोर्थ पार्ट। x प्लस 2 होल क्यूब, आपको ये सब सवाल समझना है क्योंकि सवाल कुछ भी दे सकता है। अब यहाँ पे x प्लस 2 होल क्यूब है, वहाँ पे y प्लस 3 होल क्यूब दे देगा, y माइनस 3 होल क्यूब देगा, z माइनस 2/3 होल क्यूब दे सकता है, तो उसमें फॉर्मूला लगा के एक्सपेंड करना पड़ेगा, प्रसारित करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए समझना है हमको एक्स क्यूब माइनस 4। अब यहाँ से दिख रहा है एक्स क्यूब आएगा और एक्स क्यूब तो ये क्यूबिक होगा, घन होगा, लेकिन पहले इसको हम हल करेंगे, ऐसे नहीं कर देंगे। ठीक है, अर्थात a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 ब्रैकेट में x प्लस 2, एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर एक्स क्यूब माइनस 4, एक्स क्यूब कट गया। इसका मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6 एक्स गुणे एक्स प्लस 2 बराबर माइनस 4। अब इसको वापस में गुणा करेंगे, क्या आएगा, अर्थात 8 प्लस 6 एक्स स्क्वायर, इसको इधर गुणा करेंगे 6 दूनी 12 एक्स, इसको इधर ले आएंगे प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, अब 8 4 12 हो जाएगा, इसका मतलब 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 12 0। अब 2 से भाग करेंगे, क्या आएगा, 2 3 6 एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस 6 बराबर 0। इसको 6 से भाग कर सकते हो डायरेक्ट, 6 एक्स स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 एक्स प्लस 6 दूनी 12 0 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 2 बराबर 0। अतः ये द्विघात समीकरण है। क्यों, क्योंकि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का बराबर 0 के रूप का है। ठीक है, यह क्योंकि अतः यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। ठीक है, अब 4.1 के 2 सवाल करवाते हैं आपको, जो थोड़ा अच्छा है, कोई भी 2 करवा देते हैं। जैसे इसमें हम करवाते हैं 5वां और 8वां, बाकी जिसको दिक्कत होगा बताएगा। 4.1 में 5वां और 8वां बताएंगे। अगर आप इस चैनल में नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है।
और आप पढ़ाई करना शुरू करें। अपने मन को आप जब तक बताएंगे नहीं कि हमको पढ़ना है, तब तक वो नहीं पढ़ेगा। यानी अपने माइंड को इस तरह से डाइवर्ट करना है कि हमको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है अंतिम 2 महीना, ठीक है, तभी आप पढ़ पाएंगे। थोड़ा सा पेन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई नहीं करना है तो फिर क्या करना है। अगर कुछ नहीं करना है, खेती बाड़ी करना है, पापा के साथ बिजनेस करना है, तो पढ़ाई अभी छोड़ दीजिए। अगर आपके पास ऑप्शन है पढ़ाई के अलावा तो फिर आपके ऊपर है, लेकिन अगर कोई ऑप्शन नहीं तो केवल यही ऑप्शन है कि पढ़ाई करना ही करना है। प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट। 5वां पार्ट क्या है? 2x - 1 गुणे x - 3 बराबर x + 5 गुणे x - 1। तो इसको कैसे करेंगे? इसको इसमें गुणा, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, फिर इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें। ये 2x × x क्या हो जाएगा? 2x² - 6x, 2x² × -6x, फिर -x + 3, -1 गुणे -3 + 3 और -1 गुणे x - x, ठीक है, बराबर x का गुणा x में x², x का गुणा -1 में -x, 5 गुणा x में +5x, 5 गुणा -1 -5। x² नहीं कटेगा, इसको इधर ले आएंगे, सॉरी x² है, इसको इधर ले आएंगे, 2x² में 1 इसका घटाएंगे x² आएगा, इसको इधर ले आएंगे -6x, ये -x -x कट जाएगा, -6x - 5x +3, ये इधर आएगा +5 बराबर 0। इसका क्या मतलब हुआ? x² - 11x + 8 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण है ना? क्यों है? क्योंकि यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि यह ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है, ठीक है। अब आते हैं 8वें सवाल पे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब 8वां क्या कह रहा है? x³ - 4x² - x + 1 बराबर x - 2 का होल क्यूब घन। x³ - 4x² - x + 1 बराबर x - 2 का घन। इसका मतलब x³ - 4x² - x + 1 बराबर इसका a - होल क्यूब करेंगे, x³ a³ - b³ -3 × a × b ब्रैकेट में a - b x - 2, अर्थात x³, अच्छा ये x³ कट जाएगा ना, -4x² अर्थात -4x² - x + 1 बराबर -8 -3 × 2 -6x × x -6x², है ना, -3 × 2 -6 × x -6x², फिर -6x × -2 यानी +12x, ठीक है, -6x × -2 +12x। अब क्या होगा? इसको इधर ले आएंगे तो 6x² प्लस हो जाएगा, नहीं इधर आएगा तो -4x² - x और इधर आएगा -12x हो जाएगा, और -8 इधर आएगा 1 +
8 यानी 9 बराबर 0। अब 6 में से 4 घटा देंगे क्या आएगा 2x² माइनस 13x प्लस 9 बराबर 0। ये भी द्विघात समीकरण है ना, क्योंकि ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होगा। ठीक है, अब आते हैं हम शाब्दिक प्रश्नों पे जो गणितीय रूप में व्यक्त करना है। एक आयताकार, दूसरे का पहला, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से 2 गुने से एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद करना है। माना भूखंड की लंबाई बराबर x मीटर, या x मात्रक, केवल x मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, x, और भूखंड की चौड़ाई बराबर y। इसका मतलब x गुणे y बराबर 528 हो जाएगा ना। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होती है ना, तो x गुणे y बराबर 528। तो इसका मतलब y बराबर 528 बटा x है। इसको नीचे ले आएंगे, इसको समीकरण 1 मान सकते हैं हम। अब आगे क्या बोला है? प्रश्नानुसार ये प्रश्न में तो कहा था उसका क्षेत्रफल 528 है। पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से, लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। यानी जो लंबाई है चौड़ाई को 2 गुना कर दें और उसमें 1 जोड़ दें तो अधिक हो जाएगा। तो लंबाई बराबर चौड़ाई गुणे 2 प्लस 1। और लंबाई हमने माना क्या है? x माना है ना। x गुणे बराबर 2 गुणे y धन 1। ठीक है, अब इस y का मान समीकरण 1 में, समीकरण से लेकर इसमें रख देंगे तो हमारा द्विघात समीकरण, हमको द्विघात समीकरण बनाना है ना, तो हमको द्विघात समीकरण में एक ही चर चाहिए, तो चाहे x में कर दें चाहे y में। तो हम y का मान इसमें रख देंगे समीकरण 1 से। तो x बराबर 2 गुणे y क्या है? 528 बटा x धन 1। ठीक है, अब दोनों तरफ x का गुणा करेंगे, क्या आएगा? x² बराबर, x का गुणा करेंगे x कट जाएगा, x का गुणा करेंगे x कट जाएगा ना, तो यही बचेगा 2 और 16 हाथ से नहीं, 2 4 1 5, 2 5 6 10, 1056 और प्लस x हो जाएगा। इसका मतलब x² इधर आएगा माइनस x, इधर आएगा माइनस 1056 बराबर 0। x² माइनस x माइनस 1056 बराबर 0। ये क्या है? यही हमारा आवश्यक द्विघात समीकरण है। ठीक है, आते हैं अगले सवाल में। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों ज्ञात करना है। इसमें हम हिंट दे रहे हैं, तो माना 2 क्रमागत पूर्णांक क्या है? x तथा x प्लस 1 है। ठीक है, तो उनका गुणनफल प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार उनका गुणनफल यानी x गुणे
x+1, x गुणे x+1 बराबर 306। ठीक है, x गुणे x+1 306। तो इसको हल करेंगे, x² + x माइनस 306 बराबर, यही आपका आंसर है। अगला आते हैं तीसरे पार्ट पर। अगर आप इस चैनल में नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें आज। ठीक है, तो आप जो भी सवाल बताएंगे इसको घर पे ज़रूर लगाइएगा अपने से, तभी आपको आएगा। आते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु वर्षों गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी। अब जो चैप्टर 3 अच्छे से समझा होगा तो इसमें वर्ष वाला कई बार सवाल था, तो बस सारा खेल समझने का है। अगर आप चैप्टर 3 में जो समीकरण बनाते तो समझ में आ गया होगा, तो इसमें भी समझ में आ जाएगा, आसान है। ठीक है, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी। जो ज्ञात करने में मान लेते हैं, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, तो उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की माँ का वर्तमान आयु बराबर x + 26। क्यों? क्योंकि 26 वर्ष बड़ी है, तो x में 26 जुड़ जाएगा ना। अब आगे क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार अब से उनका गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, यानी उनके वर्षों का अब से 3 वर्ष बाद जो गुणनफल है वो 360 हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार 3 साल बाद रोहन का उम्र क्या होगा, x में 3 जोड़ देंगे गुणे इसमें कितना होगा x धन 26 + 3, x + 26 + 3, इनमें गुणनफल क्या हो जाएगा 360। ठीक है, तो अब क्या होगा, अर्थात x + 3 गुणे x + 29 बराबर 360, अर्थात x का गुणा x² में, x का गुणा 29 में, 29x, x गुणा x², x में 29 + 3x और + 3 गुणा 29, 3 9 87, 3 87 हासिल 8, 3 दूनी 6 2 8 बराबर 360, अर्थात x² दोनों को जोड़ेंगे 29 + 3 32x, इसको इधर ले आएंगे -360 + 87 बराबर 0। अब अर्थात x² + 32x घटाएंगे, माइनस और प्लस, जब माइनस प्लस होता है तो घट जाता है, चिन्ह किसका लगता है, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या है, माइनस, तो -10 में 7 गया 3, 15 में 60 गया 7, यहाँ 2 बचा, 2 73 बराबर 0। यही आपका आवश्यक द्विघात समीकरण बना। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हम समीकरण नहीं बनाएंगे, आपको गुणा करना है, उसको हल करना है। हम बस केवल हिंट देंगे और जिसको दिक्कत हो वो बताएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किमी प्रति घंटा, दूरी बराबर 480 किलोमीटर दिया है। अगर ये दूरी है तो समय कितना लगेगा, समय बराबर, क्योंकि हमको पता है दूरी बटा चाल होता है ना, इसका मतलब समय बराबर दूरी। दूरी का मान क्या है 480,
बटा चाल, चाल क्या है x, ठीक है। तो समय बराबर 480 बटा x। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती तो इसके चाल में x में 8 घटा दें, तो इस अगर चाल में 8 घटा देंगे यानी x माइनस 8, तो समय में 3 घंटा बढ़ोतरी हो जाएगी। पहले तो घंटा समय कितना था 480 बटा x, और इसमें 3 जोड़ देंगे। पहले 480 बटा x था ना, लेकिन जैसे मैंने 8 कम किया तो ये 3 बढ़ गया ना, यही प्रश्न कह रहा है। बराबर कितना होगा 480, दूरी तो वही रहेगा ना, बस चाल कम होगा और समय बढ़ेगा, लेकिन दूरी वही होगा। 4 गुणे समय बराबर 480। अब दोनों तरफ हम x का गुणा करेंगे, तो x माइनस 8 गुणे x गुणे 480 बटा x प्लस 3 बराबर 480x, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो क्या हो जाएगा x माइनस 8 गुणे x गुणे 480 बटा x, एक बार पूरे संख्या इसमें गुणा कर दिया, फिर 3 गुणे इसमें, प्लस 3 गुणे x माइनस 8 गुणे x बराबर 480x। अब इसके बाद x कट जाएगा, अब इसको हल करिएगा। 480x माइनस 8 गुणे दिस, फिर 3x गुणे x, 3x स्क्वायर माइनस 3x इंटू 8 यानी माइनस 24x, 480 इधर जाएगा। अब इसको हल कर लीजिएगा, ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा। तो जिसको दिक्कत हो बताएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपकी क्लास कैसे लगी। तो आप बस भरोसा करिए हमारे ऊपर, हम आपको पूरा सिलेबस करवाएंगे। बस ये है कि जो पूरा एक साल का सिलेबस हमको 2 महीने में ख़त्म करना है, तो थोड़ा सा कम चीज़ें बताएंगे, लेकिन जो बताएंगे अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो लेकिन आप कितना भी हम अच्छा यहाँ पढ़ा दें, अगर आप घर पे अपने से नहीं सोचेंगे, थोड़ा सा अपने आप से नहीं ट्राई करेंगे, तो मैथ आपको नहीं समझ में आएगा। और मैथ ही क्या, आपको कोई सब्जेक्ट नहीं समझ जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खुश रहें और मस्त रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।